सर मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है सतला। जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल हो। थैंक यू सर। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग दी वेबिनार सबसे पहले आईकोड गुरु का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो एज यू नो, माय नेम इज़ मुस्कान, वन ऑफ द मॉडरेटर ऑफ आईकोड गुरु। और सैटरडे वेबिनार शुरू करने से पहले आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन। आईकोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड गुरु पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। एज यू नो, आईकोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईकोड गुरु के फाउंडर डॉक्टर जफर शाहिद हैं। अगर बात की जाए आईकोड गुरु के मिशन के बारे में, तो आईकोड गुरु का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड हैं स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो आईकोड गुरु का फोकस क्या है और हाउ डू वी वर्क। सो पर डे आईकोड गुरु पे 20+ सेशंस रन किए जाते हैं। एक वीकली वेबिनार जो कि सैटरडे वेबिनार है जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं। 2 वीकली वर्कशॉप स्टूडेंट की लर्निंग के लिए करवाई जाती हैं वीकेंड्स पे। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल सेशंस आईकोड ग्रुप पे कंडक्ट करवाए जाते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट स्लॉट्स में, ताकि स्टूडेंट्स अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें ज्वाइन कर सकें। आईकोड ग्रुप प्रमोट करता है 100% आइट्स, GRE, DET यानी कि ड्यूलिंगो के सेशंस को, ताकि हम इजीली फुली फंडेड एडमिशन और स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकें। आईकोड गुरु पे DSA, लीड कोड और कोडिंग इंटरव्यू प्रेप के सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हेंस कर सकें और बिग टेक कंपनीज के इंटरव्यूज को टारगेट कर सकें और क्रैक कर सकें। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, GenAI और इस तरह के एडवांस कोर्सेज भी आईकोड ग्रुप पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। आईकोड ग्रुप पे सारे सेशंस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल FB पेज पे मौजूद होती है। इनकेस अगर हमारी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है और हम किसी अ, वजह से अपीयर नहीं हो पाते, तो हम आईकोड ग्रुप के FB पेज से प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम सेशंस की प्लेलिस्ट आईकोड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। सो आईकोड गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स देख लेते हैं। ये कुछ मेन सी अचीवमेंट्स हैं आईकोड गुरु की जो इस स्लाइड पे डिस्प्ले हैं। सबसे पहले ये कि आईकोड गुरु के 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड गुरु सपोर्ट करता है अपने स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली USA। आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स बड़े इजीली लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि जिस स्किल्स पे आईकोड गुरु काम करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके CV, LOR, SOP और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, तो डेफिनेटली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आउटशाइन करते हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो बात करते हैं मशहूर पजल की, CS50X पजल डे, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और ये एक बड़ा पॉपुलर इवेंट होता है, एक पजल डे होता है, जिसमें आईकोड गुरु की अवेयरनेस की वजह से 259 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट किया, बल्कि 9 बाय 9 पजल सॉल्व करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना नाम बनवाया। देन 240+ मेंटर्स, TA या सेक्शन लीडर्स सिलेक्ट हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोड इन प्लेस इवेंट में 2025 में, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर बात की जाए 24 की, यानी कि 2024 की, पिछले साल की, तो आईकोड गुरु से 72 मेंटर्स या टीचिंग असिस्टेंट सिलेक्ट हुए थे इस इवेंट में। देन MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, जिसमें से 8,000 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया, 320 ग्लोबली सिलेक्शन हुई, जिसमें से अगेन 3 आईकोडर्स आईकोड गुरु के स्टूडेंट से, क्योंकि आईकोड गुरु ने इस पे ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाए थे, जिसकी मदद से हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम को क्रैक कर सके। 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोड गुरु जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जैम 2023 में, विच इज़ दी हाईलाइटेड न्यूज़ 2023 की। देन 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप में अबू धाबी में इंटरनेशनल इंटर्नशिप करके आए, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल हैकाथॉन विन किया था।
सो ये एक बार चार्ट है और इस विजुअलाइजेशन में हम ये देख रहे हैं कि आईकोड गुरु ईयर बाय ईयर किस तरह से आईकोड गुरु की जो कम्युनिटी है, मेंबरशिप है, वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है। अगर बात की जाए 2021 की, तो 5000 मेंबर्स आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे उस टाइम पे मौजूद थे। देन 2025 में आईकोड गुरु के 35,000 प्लस मेंबर्स की कम्युनिटी है विद दीज इंटरनेशनल अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। अनदर विजुअलाइजेशन पाई डायग्राम, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने 2022 में फुली फंडेड एडमिशन ग्रैब किए, जिसमें कायदे आजम यूनिवर्सिटी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं। और 2023 में यूईटी टेक्सला जीसीएफ के स्टूडेंट शामिल हैं। और अगर 2024 की बात की जाए, तो आईकोड गुरु के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 में एमएस और पीएचडी के फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर किए थे यूएसए में, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बहरिया यूनिवर्सिटी और जीसीयू के स्टूडेंट शामिल हैं जिन्होंने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आईकोड ग्रुप पर रजिस्ट्रेशन के लिए iCode.guru/join को आप गो थ्रू कर सकते हैं और आईकोड के ऑफिशियल एफबी पेज को भी आप वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं आज के वेबिनार टाइटल के बारे में। आज का वेबिनार टाइटल है इमिग्रेशन जर्नी फ्रॉम एंट्री टू सक्सेस। और आज के इस वेबिनार में वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस मैम इरम चौधरी, डिस्टिंग्विश्ड अटॉर्नी, एंड सर राहील बोदला, अ बिजनेस कोच फ्रॉम सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए। और बिफोर जंपिंग दी टुडेज वेबिनार, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा तारुफ करवाना चाहूँगी सर राहील का, कि सर का जो बैचलर्स था फ्रॉम नस से है, और सर का जो बैचलर्स है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है, और सर का जो मास्टर्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट में है एमआईटी से, विच इज़ वन ऑफ द टीयर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। और हमें सबको पता है कि एमआईटी कितनी पॉपुलर है बिजनेस मैनेजमेंट में। देन सर का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टेस्ला का एज अ लीडर मॉडल एक्स असेंबली लाइन। और करंटली सर बिजनेस कोच हैं, लीड कर रहे हैं राहिल बोदला बिजनेस टीम को। So now I would like to invite Sir Raheel to introduce Ma'am Iram. So sir, thank you so much for your time uh, and for this talk. So yes sir, over to you. मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेती हूँ। जी सर। Thank you very much. Can you hear me? Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? जी सर। Great. वालेकुम सलाम सर। Thank you. Thank you, Muskan, for doing such a wonderful job. Welcome, everyone. Assalamu alaikum, everyone in iCode Guru team. Something that we all of us together, we are doing really phenomenal. And it's such a great honor to be part of iCode Guru team since last 5 years. जब Dr. Zafar Shahid is a very close friend of mine, वो updates share कर रहे होते थे. Dr. Rizwan Ghaffar is a very close friend, a Nustian, Nust alumni in US. We founded that. And then Dr. Kaleem Anwar, Amir Khan Bhai is a very close friend as well. We will get to the topic of our today's webinar. It's such a great honor to have Iram Chaudhry with us. She's one of the top immigration attorneys in US. So she completed her education from Cornell Law School, and you know that Cornell is one of the top Ivy League university. And then she worked in top law firms, which includes Barry Appelman, Fragaman. There are very few attorneys who have experience of working in big law firms, and they made their own law firm. And that's how Iram, it has been 2 years that she founded her Iram Chaudhary Law. That's an top immigration firm in Silicon Valley that helps businesses, enterprises, employees, and individual who are talent based as well. So we will dive right in. Iram, Assalamu alaikum. Thank you for joining us. And I think that you would like to share your screen as well, and we will go ahead with the webinar. Assalamu alaikum, Iram. Assalamu alaikum, Rahim bhai. Thank you so much for such a generous introduction. Great. We are so honored to have you here. So please take us forward on the immigration journey from entry to success. Please dive right in. Great. तो ज़्यादातर
जो स्टूडेंट्स हैं हमारे आई कोड गुरु के, हमारी कम्युनिटी में मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं in Pakistan, and then we see like 100 of them in the US, and that's only a tip of the iceberg that we see. लेकिन most of them, all of them, they come through the F1, which is the student visa route. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? We would love to learn from you. So आज we're going to start from the beginning, the process जैसा होता है. सबसे पहले तो of course आपको enroll होना चाहिए as a full time student. आपको ये भी उनको evidence होना चाहिए कि tuition fee, boarding, lodging, living expense throughout the studying time frame आप के पास इतने expense हैं. आपको यूनिवर्सिटी से I-20 का फॉर्म मिलता है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप. सो जब आपका I-20 फॉर्म आ जाता है, उसके बाद यू हैव टू पे फॉर द सर्विस फी, जो कि एब्रिविएशन है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर द वीजा. फिर जब आप F1 का वीजा यूएस एम्बेसी में, जो कि हमारे इस्लामाबाद मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सुलेट में होता है, आप स्केड्यूल करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट. When you attend the visa interview, make sure कि जब आप interview attend करने जाते हैं तो आपके academic plans आपको, जब आप interview देंगे, make sure कि आप confident हो कि आप कौन से plan में academic plan में apply कर रहे हैं, financial support किधर से आ रही है आपकी. Most important part जो वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपका अपने home country से ties कैसे हैं. सो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कुछ इस तरह के टाइज हैं जिसकी वजह से आपने वापस आना है. क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, एफ वीज़ा जो है वो टेम्पररी इंटेंट वीज़ा है. कहीं से भी अगर उनको ये वाइब लगता है कि आपको परमानेंटली वहाँ पे जाने का मतलब शौक है या प्लान है किसी भी तरीके से, तो वो आपका एडवर्सली इम्पैक्ट करता है आपके. So my suggestion, piece of advice is going to be extra prepared when you go for an interview. Great, thank you, Iram. ये हम सब के लिए एप्लीकेबल है. मैं भी यहाँ पे F1 वीज़ा के राउट के थ्रू आया था. ये बताइएगा कि F1 वीज़ा की कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है? वी वुड लाइक टू लर्न. So typically, F1 visa is granted for the duration of your academic program. अगर आप master's program में हैं, 1 साल का program है, 1 साल के लिए. Undergrad, which is called bachelor's हो गया, 4 साल का होता है, तो आपको 4 साल के लिए होता है. लेकिन whatever the academic program duration is, plus the 60-day grace period, so you can prepare and depart, without any hassle. तो 60 डे का जो ग्रेस पीरियड होता है वो बहुत लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आप अमेरिका के अंदर रह सकते हैं अपने वीजा के लिए अगर आपका वीजा एक्सपायर भी हो जाता है, as long as you are maintaining your status in the US. So visa, just wanted to explain, एक होता है वीजा फॉयल जो आपके पासपोर्ट के अंदर होता है, एक होता है I-94 फॉर्म जिसके ऊपर आपका ड्यूरेशन होता है. वी आर गोइंग टू टॉक फर्दर अबाउट इट, मगर in a nutshell, if you can stay in the US and travel outside the US as long as you maintain your full-time student status, that is important. एक्सेलेंट. तो ये बताइएगा कि F1 वीज़ा पे जब स्टूडेंट्स यूएस में आते हैं तो क्या वो काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कम कर सकते हैं. और हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. 2 ऑप्शंस यही यहाँ पे बताए गए हैं. एक तो होता है CPT, we call it curricular practical training. Another is an OPT training, which is we call optional practical training. Another is OPT STEM. We are going to talk further about it. ये दो CPT और OPT दोनों अलाउ करते हैं, प्लस द STEM OPT. ग्रेट. तो वी वुड लव टू लर्न मोर अबाउट CPT. के CPT और OPT में क्या फ़र्क है, बताइएगा प्लीज. So CPT basically is a type of off-campus work authorization that permits eligible F1 international students to engage in paid or unpaid work experience, which is absolutely, it's an integral part of the established curriculum and directly related to the student's major area of study. That being said, इसका मतलब ये है कि आप जब ड्यूरेशन आपकी है एकेडमिक प्रोग्राम की, उसके बीच में आपको CPT मिल जाता है,
जिसमें जैसे समर प्रोग्राम हो गया, बीच में ब्रेक आता है आपका समर ब्रेक, उसमें आप पेड और अनपेड वर्क काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप काम करेंगे दैट शुड बी रेलिवेंट टू योर डिग्री। मीनिंग अगर कंप्यूटर साइंस, CS कंप्यूटर साइंस की आपके पास अंडर ग्रेड कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप उसी से ही रिलेटेड काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जाके किसी रेस्टोरेंट में खड़े हो जाए या मैकडोनल्ड्स पे खड़े हो जाए, दैट विल बी कंसिडर्ड अनरिलेटेड। राइट राइट, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT का बताइएगा प्लीज। OPT आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, whether you're going to be graduating from your bachelor's program या master's program, वो आपको 12 महीने के लिए मिलता है OPT। और हर लेवल पे सेपरेट OPT मिलता है। मीनिंग अगर बैचलर्स के बाद आपको 12 महीने का OPT मिलेगा, मास्टर्स के बाद आपको 12 महीने का मिलेगा। अगर एक ही लेवल पे आपने किया, फॉर एग्जाम्पल 2 मास्टर्स कर रहे हैं आप, तो the likelihood of getting another 12-month OPT is low. So हर लेवल पे आपको नया OPT मिलेगा 12 महीने के लिए। स्टेम OPT का ब्रीफली जिक्र हुआ था। तो जब आपका CPT एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, आपका OPT एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर अगर आप स्टेम फील्ड में है, मीनिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के एरिया में है आप, तो आपको एडिशनल एक्सटेंशन मिलता है। So you can apply for a 24-month extension. That will give you up to 36 months in total. आपका COPT और STEM OPT मिला के आपको 36 months in totality मिल सकते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली कि स्टेम का सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है इरम, कि व्हाट आई रिकॉल कि जब 2013 में मैं US में आ रहा था, तो उस टाइम पे मुझे ये गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी जो अभी इरम चौधरी, बाय वर्किंग वेरी क्लोजली विद इरम चौधरी लॉ एंड अवर ग्रेट आई कोड गुरु मॉडरेटर्स मुस्कान एंड एवरीवन, सो वी डिड नॉट हैव दिस अपॉर्चुनिटी। हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि 1 साल की ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने का और 3 साल की ऑप्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT मिलने का कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो कई Huge मेरे, difference है। जी रम, तो इवन MIT में पढ़ते हुए, इतने कंपैरेटिव प्रोग्राम से गुजरते हुए, कई मेरे बहुत अच्छे टॉप टैलेंटेड पाकिस्तानी दोस्त थे, दे हैड टू लीव US विद इन 1 ईयर। उनमें से एक जी ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, क्योंकि वो US में स्टे नहीं कर सकते थे। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी अपना एरिया ऑफ स्टडी चूज करें, वो स्टेम होना, जब भी अगर स्टेम को चूज करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 3 साल की OPT मिलती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ के लिए। सो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी रम, यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग टू इट? No, I just wanted to, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राहिल भाई। I think I absolutely support what you said. I just wanted to add one thing, क्योंकि आजकल जिस तरह का environment चल रहा है AI का, अमेरिका में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे आर्ट के सब्जेक्ट्स जो कि आपकी ग्रेजुएशन आर्ट्स में होगी, लेकिन उनका जो मेजर फील्ड है वो स्टेम है। जी सो हमेशा आप मेजर फील्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेम से रिलेटेड हो। सो जी एज आई मेंशन, आजकल आर्ट्स के डिग्री मिलती है, लेकिन उनका जो मेजर होता है वो स्टेम में होता है। तो वो इट्स ऑलवेज बेटर, DSO करके एक एब्रिविएशन वी यूज इट हियर इन द US, दैट इज स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल। तो जी जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट्स पिक कर रहे होते हैं, या I-20 के लिए अप्लाई करते हैं, it's okay to pick up the phone or send a quick email to the designated school officials and confirm कि आप जो भी डिग्री ले रहे हैं उसका जो मेजर है वो स्टेम है, if you जी want to take advantage of STEM OPT. That's जी all I wanted to add here. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आप कह रही हैं इरम। वी रिकॉल के इन लास्ट 7 इयर्स हमारे नस्ट के कुछ ग्रेजुएट्स, जिनको हम नस्टियन USA हेल्प कर रहे होते थे, लास्ट मिनट पे भी हम जब उन्हें ये गाइड करते थे कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट या MBA या फाइनेंस जो वो करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ 1 साल की OPT देगा। लेकिन बिल्कुल इफ दे पिक लाइक मे बी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि कुछ फील्ड्स बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, वो मैनेजमेंट में ही होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में वो स्टेम में एक फुट इन द डोर दे देते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। एक्सीलेंट, थैंक यू।
तो ये बताइएगा कि स्टेम ओपीटी जब वो इनिशियल के 12 मंथ्स के बाद दोबारा क्या रिन्यू होती है अनदर 24 मंथ्स के लिए, तो प्लीज बताइएगा। सो ओपीटी तक तो आपको 12 मंथ्स का मिल जाता है। जी डीएसओ आपको जो डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल्स हैं वही आपको हेल्प करते हैं। यू डोंट नीड एन अटर्नी एट दैट पॉइंट। इवन एट द स्टेज ऑफ स्टेम ओपीटी यू डोंट नीड इट। लेकिन देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स अटैच्ड टू स्टेम ओपीटी। सो जब भी आप स्टेम ओपीटी अप्लाई करते हैं, ओपीटी अप्लाई किया, वो एक्सपायर होने वाला है, फिर आपने स्टेम ओपीटी अप्लाई, दो तीन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है। एक तो ये कि जो आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो ई वेरीफाइड एनरोल्ड होना चाहिए। जी अगर वो ई वेरीफाई एनरोल नहीं है तो आप उनके यहाँ फॉर्मल ट्रेनिंग प्लान नहीं कर सकते, मीनिंग आप स्टेम ओपीटी अपना वेल नहीं कर सकते। अब ई वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज ई वेरीफाइड नहीं होते, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आराम से हो जाता है। ऑनलाइन जाते हैं, ई वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं पर वो डिस्करेज हो जाते हैं। यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड देम विद दिस नॉलेज कि आप ई वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और कोई ट्रिकी नहीं है। यू जस्ट गो ऑनलाइन, यू ई वेरीफाई योरसेल्फ। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जी आपको फॉर्मल ट्रेनिंग प्लान होता है। जो फॉर्म आप यूज करते हैं वो I-983 होता है, जो कि स्टूडेंट और एम्प्लॉयर दोनों फाइल करते हैं। जब I-983 फॉर्म आप भर रहे होते हैं, ट्रेनिंग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ए, इट हैज टू बी रेलिवेंट ट्रेनिंग टू जी योर डिग्री, रेलिवेंट होना चाहिए। दूसरा, आप जब उसमें हैंड्स ऑन होना चाहिए। उसमें ये आप नहीं लिख सकते कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ दैट हैज नो रिलेशनशिप विद द डिग्री। जी आप ज़ाहिर ओपीटी पे होते हैं तभी आप स्टेम ओपीटी तक जाते हैं। सो यू डेफिनेटली इट हैज टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेम ओपीटी की एक्सटेंशन। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द फॉर्म नेम, ताकि जब भी आप देखें आपको पता हो कि ये फॉर्म यूज हो रहा है। Extension, whether it's an OPT extension or STEM OPT extension, you will always use the form 765 and always file it prior to the expiration. जी क्या ई वेरीफाई के बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ रमीश? जी जी प्लीज। कि बाज़ औक़ात हमने देखा कि कुछ स्टार्टअप्स हैं या नॉन प्रॉफिट्स हैं, कैन दे बी ई वेरीफाइड एज वेल? Absolutely they can. It's very easy. ग्रेट, Very easy. एक्सीलेंट, प्लीज तो कंटिन्यू। जी भाई, तो इधर आई एम जस्ट पुटिंग सम नोट्स इनटू इट, एंड आई पुट इट वेरी डिटेल्ड नोट, ताकि बच्चे बाद में जाके भी इसको रेफर कर सकें। सो जो एम्प्लॉयमेंट डेट्स है वो आप हमेशा ऑलवेज रिपोर्ट टू द डीएसओ, डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल, क्योंकि वो आपके ट्रैक रखते हैं हर चीज का। सो सो द मैक्सिमम 150 डेज होते हैं टोटल ड्यूरिंग योर ओपीटी टाइम। सो यू मस्ट वर्क एट लीस्ट 20 आवर्स पर वीक। So, क्योंकि अगर unemployment, let me back up though. So there are limited time frame that you can be unemployed. So maximum 150 days होते हैं unemployment. Sorry, I just kind of left that part. So maximum 150 days in total of your OPT life you can be unemployed. अगर उससे ज्यादा होते हैं तो that's always an issue. But always report to your DSO, which is the designated school officials. वर्क वीक जो है वो आपका 20 आवर्स पर वीक एटलीस्ट होना चाहिए। जी ठीक है जी। और फिर I-983 का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सीलेंट, क्योंकि 20 आवर्स पर वीक से अगर कम होगा तो फिर वो स्टेटस पर मेंटेन नहीं हो सकेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। जी बताएगा कि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है I-983 फाइल करने की? बिल्कुल जी, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट अर्ली, स्पेशली जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम जा रही है। ऑलवेज ट्राई टू डू इट 3 to 4 months बिफोर योर इनिशियल ओपीटी एक्सपायर्स। तो जब भी आपका इनिशियल ओपीटी एक्सपायर हो रहा है, यू शुड डेफिनेटली फाइल 983 दो। You should talk to your employer, complete that 983, क्योंकि वो आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के डीएसओ को देना पड़ता है। तो few weeks, अगर if you provide it to the DSO few weeks before your OPT ends, then the DSO use that I-983 to create a new form I-20, क्योंकि वो DSO जो है वो आपका जब 983 फॉर्म देखेगा कि आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयर है, आपके पास ट्रेनिंग प्लान है, तो वो आपको I-20 इशू कर देगा बेस्ड ऑन द STEM OPT. So without the new I-20 you cannot apply to the USCIS,
क्योंकि जब आप वो जो फॉर्म 765 मैंने बताया था आपको, वो आपको यूज करना पड़ेगा, which is actually I mentioned over here also, that once you receive the new I-20 with the STEM OPT recommendation from your university, then you can file 765 and other documents to USCIS. Why I'm suggesting 3 to 4 months before? Because then you are not going closer to the deadline though. क्योंकि जिस तरह आजकल का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, एक दिन का गैप भी अगर होता है, it can actually come back and kind of put your status in jeopardy. So राइट always be aware of this fact. राइट। क्या F1 वीजा के दौरान ट्रैवल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। You can travel outside the US during your breaks, लेकिन आपको make sure that your visa and I-20 is up to date for your re-entry. So there are two documents that are very important. Three documents actually. One is the visa foil. When you go to the embassy, they paste it in your passport. एक पेज के ऊपर पेस्ट करते हैं, उसको वीजा फॉइल कहा जाता है, जो कि और नॉर्मली हम लोग वीजा स्टैम्प कहते हैं। अगर तो वो वैलिड नहीं है, डोंट ट्रैवल। जी दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका I-94। जब जी आप एंटर होते हैं अमेरिका में, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं I-94। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के लिए वो लिखते हैं DS। डोंट बी अलार्म्ड इफ यू सी दैट DS। दे कॉल इट अ ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, क्योंकि स्टूडेंट्स दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, H1B के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट वी विल गो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफिसर्स है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस ओपन रखते हैं आपका, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो एंड टू इट। ओपन जी एंडेड फिर भी नहीं होता है, क्योंकि इट डिपेंड्स आपका I-20 कब एक्सपायर हो रहा है, आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है, आपका OPT कब एक्सपायर हो रहा है, कब आपका स्टेम OPT एक्सपायर हो रहा है। सो डोंट मिक्स अप, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हमारा तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस ओपन है तो वो रह जी सकते हैं, ऐसे नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल के लिए, तो आपका I-20 और वीजा स्टैम्प डेफिनेटली होना चाहिए, दोनों वैलिड, और I-20 भी आपका वैलिड होना चाहिए। बिल्कुल। ट्रैवल के बारे में एक क्वेश्चन है रम। जब जी हमारा मास्टर, आई एम रिकॉलिंग फ्रॉम 2013 एंड 14, जब मास्टर्स ख़त्म हो गया था तो हमारे जो स्टूडेंट वीज़ा ऑफिस था वो हमें कहते थे कि मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, जॉब ऑफर्स आपके पास हैं, लेकिन जॉब अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आपने ट्रैवल करना है, ग्रेजुएशन से 3 महीने पहले ट्रैवल करके आ जाएं। लेकिन जब आप समझेंगे कि आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं ट्रैवल करके और फिर जब एंटर हो रहे हैं, तो आपके एंट्री में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि आपका मास्टर्स खत्म हो चुका है लेकिन जॉब स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। सो इफ अगर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, यू ऑलरेडी जी ग्रेजुएटेड, जी बी वेरी केयरफुल। जी। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वीजा स्टैम्प ही एक्सपायर हो चुका होगा, हम्म हम्म, ठीक है। दूसरा, अगर OPT आपके हाथ में नहीं है और जॉब ऑफर नहीं है, जी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वीजा वैलिड है पासपोर्ट में, लेकिन आपका ग्रेजुएशन आपने कर ली है, आपके पास OPT भी नहीं है, आपके पास जॉब ऑफर भी नहीं है। If you exit the country, फिर the question is that why you are coming back. राइट ठीक है, राइट तो it is very important that you should have your OPT and your job lined up. जी And what we recommend under this administration कि at least आपके 2 पे स्टब होने चाहिए, या एक पे स्टब होना चाहिए, और आपका साथ में employment verification letter होना चाहिए कि you are employed and you are working on the valid OPT. If all राइट this stuff is aligned, then you should travel. लेकिन इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द F वीजा, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपायर हो गया है और आपने एम्बेसी जाके वीजा अप्लाई करना है फॉर री एंट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली फॉलो द स्टेप्स required by the US Embassy, which is absolutely you need to maintain the status in the US. How are you going to maintain the status? Either you are enrolled in the full-time program or you have an OPT with the valid job offer. So I agree, राहिल भाई, जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, आपके पास ऑफर होना चाहिए, OPT आपका अप्रूव होना चाहिए, ओनली देन यू शुड री एंटर। जी। और अगर F1 वीज़ा रिन्यू कराने की अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्या रिन्यू भी हो जाता है? F1, जी F1। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एज फार एज यू आर, यू कैन रिमेन इन द, सो रिन्यूअल का क्या है, वीजा रिन्यूअल,
So you have to do either outside the US. If you're in the US, then you don't need any renewal. So you can remain in the country as long as you're maintaining your student status. But you will need to renew the visa if you need to travel abroad. फिर Right. आपको वही दोबारा आपको एम्बेसी जाके रिन्यू कराना पड़ेगा. एंड एज आई मेंशन, रिन्यूअल के लिए आपको या तो प्रोग्राम में होना चाहिए, जी. फुल टाइम प्रोग्राम में I-20. अगर आप ओपीटी पे तो है, ओपीटी पे यू शुड हैव अ ऑफर इन Right. हैंड्स. Only Right. then it will be renewed जी. after the graduation. Right. जी. ये बताइएगा, जब F1 के ऊपर आके हमारे इतने ब्रिलियंट आईकोड गुरु स्टूडेंट्स हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद कोई डिफरेंट पैथ हो सकते हैं दे कैन चूज, सो दे कैन प्लान अहेड राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या ऑप्शंस होती हैं. देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है. वंस यू ग्रेजुएट, अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती है, ये फिक्र होता है इंसान को कि अब आपने क्या करना है. जी. So here are the options for you. So we're going to go through 3 options. The first option is employment based. Second is the business based. Third is based on your own talent. जी. Employment based के लिए हमेशा आपको sponsor चाहिए होता है. That's the way it is though. जी. So employment based, the first option is employment based visa options. So H1B, this is always, H1B is always important. It is they call it is a specialty occupation. Why? Because this visa requires a degree and the sponsorship. जी. L1 is an intra-company transfer. If you're currently working with any company in Pakistan or anywhere outside the US, at least for 1 year within the 3 years, then you can be transferred from a abroad company to the company in the US. So we call it same employer abroad, meaning you have to have a same employer, you're working abroad. Right. O1, you need a sponsor. Extraordinary ability, meaning you have some awards recognition. There is a long list of it. If you meet that criteria, then your employer can file for your O1. And this is open throughout the year. L1 is also open throughout the year. H1B has a cap. It's not open throughout the year. It starts, and we're going to discuss further, but it starts from the April when the pre-registration happens. The fiscal year starts on October 1st of every year, meaning you can start working from October. TN is only for Canadian and Mexican citizens. It is pretty much the similar to the H1B, except the intent is not dual. The professionals under NAFTA, they call it a NAFTA. There's a treaty signed between Canada and Mexico government with the US. E3 is a skilled professional who are Australian citizens. And why I am pointing this TN and E3, just in case if any of the students, they ended up in Mexico, Canada, or Australia, and they become a citizens. So there is a route for them to come. So they can skip that H1B part, which is the more cap oriented. Great. तो H1B के बारे में बताएगा. I think this is one of the more popular visas. Popular. जी. Absolutely. So H1B allows you to work legally in the US. We all need. You need a sponsor for that. You can bring your dependents with you. It is absolutely a path towards the green card. आप H1B पे होते हैं, आप intent भी कर सकते हैं permanent रहने की, और there is a path to the green card also. Of course, you gain experience. At least 6 साल का होता है वो. Um, the problem with this the lottery system. Pre-registration होती है. आपका employer आपके नाम डालता है pre-registration में starting April 1st. Within 2 weeks में आपका नाम अंदर pre-registration में डाल के फिर जून तक वो lottery निकालते हैं. If you are picked up, then perfect. Your employer can file an actual H1B petition for you. It is pretty much tied to your employer. So आप इन अ वे यू ट्रांसफर कर सकते हैं, पर नहीं भी कर सकते क्योंकि अगले एम्प्लॉयर को आपके लिए ट्रांसफर फाइल करना पड़ता है. इट्स नॉट दैट यू कैन जस्ट फ्रीली हॉप. फॉर हॉपिंग बिटवीन द जॉब्स, द अदर एम्प्लॉयर मस्ट फाइल अ ट्रांसफर फॉर यू. Duration is the maximum 6 years.
There is an exception. If you get an I-140 approved, you can go beyond that, provided if the priority date is not current. Then you can obtain an extension beyond the 6 years if you get the I-140. मैं कुछ चीजें टेक्निकल बोल रही हूँ, लेकिन you don't need to know that. So let's go stick to the overview of this. Gee, we know, Iram, how like in this very complicated process, you make it very easy for all the people we have experienced that. Great. H1B कैप और लॉटरी के बारे में बताइएगा प्लीज। जी, सो H1B के जो एनुअल कैप है, जो रेगुलर है, मीनिंग जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया हुआ यूएस से, वो 65,000 है. वी कॉल इट अ रेगुलर कैप. देन ऑन टॉप ऑफ दैट इज अ 20,000 जो कि यूएस मास्टर्स को असाइन कर दिया गया है. सो ऑल टुगेदर 85,000 होता है. लॉटरी सिस्टम हर मार्च में होता है. मार्च मीन्स वी गेट एवरीथिंग रेडी, दे pull that stuff in by June. CAP exempt organization, universities, non-profit, research institutions, they are not, they don't come under CAP. Meaning throughout the year, CAP, इसीलिए उसको बोलते हैं CAP exempt employers, your organizations. So universities, hospitals, non-profit research institutions, they can file for their employees throughout the year. So अगर आपको कोई hospital मिल जाता है, even if you're an engineer, but you are hired by a hospital or any university or any non-profit research institution, there are certain criteria. So they can file for your H1 throughout the year. तो cap उनके ऊपर applicable नहीं है. So if you find an employer with who are universities, non-profit, go with them, because आपको cap की जरूरत ही नहीं है, आपको waiting की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी ordinary के लिए जाएंगे, then yes, they have to go through the lottery system. Excellent. क्या इसके अलावा भी कोई और एम्प्लॉयमेंट वीजा ऑप्शंस हो सकती हैं, प्लीज बताइए। Right. So we already discussed H1B because उसकी बड़ी high demand थी and everybody wanted to know about them. L1 I already talked about it कि intra company transfer होता है. Just wanted to give more details on that part कि अगर abroad की company से US की company में आप जा रहे हैं, is the similar, is the same employer or the same company, I would rather say, है तो आप तकरीबन 1 साल विद इन द 3 years आपको अब्रॉड कंपनी में काम करना होता है. देयर आर 2 कैटेगरीज विद इन द L1 इंट्रा कंपनी. एक होता है एग्जीक्यूटिव्स के लिए, एक होता है स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए. L1A is for executive and managers. That is actually up to 7 years उसका टाइम फ्रेम होता है. L1B जो कि स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए है, उनका 5 years होता है मैक्सिमम. H1B का मैक्सिमम 6 years होता है. मगर H1B का ट्रिक ये है कि H1B के अगर आपका सेकंड स्टेप हो जाए, I-140 जाए, यू कैन गो बियॉन्ड 6 years अगर प्रायोरिटी डेट करंट नहीं है तो. L1 का इशू ये है कि इफ यू एग्जॉस्ट योर 5 years or 7 years, then you don't have any extension. So you must either go on H1B or get the green card. So whatever you plan, you must plan within between 5 years or the 7 year of time frame. Owen extraordinary ability. If you're a rock star in your field, your employer can file Owen visa. वो first आपको initially 3 year का extension होता है, then you can keep extending it. It's unlimited. Same with the TN, which is for Canadian and Mexico. It's also the same, and Australian E3 visa is also the same. Initially आपको 3 years का, you can just keep extending that. Employment-based green card, that is important. Once you have one of those H, L, O, T, N, E, any of your non-immigrant visas, which is the temporary, there is a path towards the green card. So EB1B is for outstanding professors and researchers. So no perm. Perm green card का एक process है जो कि इस time under this administration is taking so long. Then EB1C is the priority workers, which is for the executive and managers. It will go back to the L1A most of the time. No perm is required. To most of the employers, they file your green card
under the category of EB2 and 3. EB2 is an advanced degree where the PERM is required, and PERM is basically the procedure. And EB3 is a skilled professional workers. If you have a degree, bachelor's, plus post-baccalaureate of experience, anything under will go under EB3 category. EB2 is if you have a bachelor's plus post-baccalaureate of 5 years of experience and above. So these are the categories. Excellent. Bhai, do you have any questions on this one or? This is very comprehensive, Iram, definitely. And we are Okay, good. receiving a lot of interest, and we are receiving questions in the chat as well. We will go over the questions the way we received in the same sequence. So we would Sure. request everyone कि आप chat में अपना question जो है वो enter कर दीजिए. Please go ahead, Iram. That's excellent. Business based visa के बारे में बताइएगा कि See, जी, please. so this is the second category. So we Right. were discussing three categories. The first category is employment-based visa. Second category is the business-based visa options. So coming from Pakistan, because we are addressing Pakistani students right now, so बहुत privilege है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ट्रीटी साइन की हुई है. अंडर दैट E1, E2 treaty trader और treaty investor वीजा की अपॉर्चुनिटी है. मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कंट्रीज को नहीं है, हम लोगों को है. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को है. So it's a non-immigrant visa only available to the citizens of treaty countries. So because Pakistan has signed a treaty country with the US, that's why they can avail this opportunity. And there's another category, is the third category is EB5. जी, ग्रेट. तो इसके लिए क्या कंट्री की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी बिल्कुल. एक तो एप्लीकेंट को उस कंट्री से होना चाहिए. Like if you're from UK, from Canada, or from Pakistan, then those applicants can actually apply for this visa. The main important requirement is that the business must be more than 50% owned by the treaty national, which is basically the 51%. At minimum, आपकी ownership होनी चाहिए. Great. तो treaty की details में E1 visa में are there any more requirements that apply? जी बिल्कुल. So E1 visa basically allows entry to the US for conducting substantial international trade. So E1 is a treaty trader. E2 is a treaty investor. So E1 में आप substantial international trade में involve हो सकते हैं. The most important part ये है कि आप between US and treaty country, which is going to be Pakistan in this case, principally or substantially you should have a trading between these two countries. Right. अगर substantially means 50% से above, 60-70% आपकी trading बाकी countries के साथ भी कर सकते हैं. As far as between the treaty country and the US, it's substantially principally is the trading, you qualify for that. Types of trade में goods, services, banking, insurance, transportation, anything. It's a fairly open option basically. You call type of trade में. Right. Excellent. और इसका कोई इन्वेस्टर के लिए लाइक E2 वीजा में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं? बिल्कुल. सो अभी ट्रेडर की हमने बात की थी, ये इन्वेस्टर है जिसमें इंडिविजुअल या कंपनीज they can invest a substantial amount in the US business. When we say substantial, it's a very abstract term, but most of the time substantial means more than 50%. Anything that is more than 50% is a substantial. Investment आपकी at risk होना चाहिए क्योंकि आप income means जब आप invest कर लेते हैं then you cannot take it back. At risk होना चाहिए. Once it's out of your hand, the investment is out of hand. You have to generate income and the employment. The type of visa, it can be startup, it can be franchise, it can be, you can acquire, you can buy a running business. All these, the type of business come under E2. Right.
जी, और इवन E2 की कोई ट्रीटी इन्वेस्टर स्पाउसेस एंड डिपेंडेंट्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई रेगुलेशंस? ये बहुत अच्छे वीजास होते हैं। इसमें आपके स्पाउसेस और बच्चे हुए अंडर 21 कैन कम हियर, दे कैन हैव वर्क ऑथराइजेशन, किड्स कैन go to school. There is unlimited travel, unlimited extensions, which I think we have, yes, राइट। the duration and renewal. So initially आपको 2 साल का मिलता है, then it's an unlimited extension. The only drawback is that it's not a dual intent visa, meaning आप enter हो सकते हैं temporary, इसमें green card path नहीं है, लेकिन there is still an option for a green card path, which is the EB2 national interest waiver. राइट, राइट, एग्जैक्टली। तो इवन E2 वीजा के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप, इफ यू वुड लाइक टू समराइज? It's जी बिल्कुल, एक तो इसका फास्ट प्रोसेसिंग है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको फौरन आपको इसका विद इन 2 to 4 weeks आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसका रिन्यूअल इंडेफिनिट है। स्पाउस वर्क वीजा ऑथराइजेशन आपको इसके साथ मिल जाता है। वेरी फ्लेक्सिबल ट्रैवलिंग, अनलिमिटेड, and you can also bring your essential employees from the treaty countries. राइट, राइट, एक्सलेंट, दैट्स ग्रेट। EB5 के बारे में बताएगा। आई थिंक दैट्स इन्वेस्टर दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल। Law, बिल्कुल बिल्कुल। So EB5 is the big one. इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई है। इसमें 1,050,000 का स्टैंडर्ड मिनिमम है if you are investing in a metropolitan city. 800,000 if you are investing in a remote areas. Most of the time we call it T areas, that is targeted employment areas. Mostly it's the rural areas. जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है, आपको एटलीस्ट 10 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट करने पड़ते हैं विद इन द 2 years. There are two paths. One, you can do the direct investment. Another is a regional center investment. Direct investment होता है जो आप खुद मैनेज करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आपको पता है, आपने इन्वेस्ट किया है। रीजनल सेंटर USCI अप्रूव करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। उन प्रोजेक्ट्स में जब आप डालते हैं पैसा अपना, तो वो काउंट करता है इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता, बट इट कैन एक्चुअली कीप running through the investment is keep going on through that regional centers. राइट। क्या सेल्फ पिटिशन कर सकते हैं इंडिविजुअल टैलेंट्स बेस, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स आई कोड गुरु के वो बहुत टैलेंटेड है, तो कुड दिस बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम? Absolutely जी। I just wanted to step back because I think I forgot one thing. इस EB5 वीजा में आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाता है, 2 साल का कंडीशनल, और 2 साल के बाद फिर आप अपना परमानेंट, सो दिस इज द डायरेक्ट पैथ टू द ग्रीन कार्ड। सेल्फ पिटिशन इज द थर्ड टाइप। सो फर्स्ट हमने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड देखा, सेकेंड हमने बिजनेस बेस्ड देखा, थर्ड ऑप्शन इज सेल्फ पिटिशन और an individual talent based. So there are, it's an EB1A, it's an extraordinary ability category. अगर आप लोगों, जो कि आप लोग सारे माशाल्लाह इतने टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर you're top of your field in science, arts, education, business, or even athletes, you are the best in your, and there is no criteria of being best. They have some criterias, yes, but it varies from person to person. There's no cookie cutter rule. Okay, one has XYZ, so another should have XYZ, not necessarily. So there's a long list that you can actually go through and think that you can see if you fit for this category. But in general, if you are a rock star of your field, this is the category that you should go under. Then the requirements: you must prove yourself as a national international acclaim, मेजर अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, मीडिया कवरेज, कुछ क्रिटिकल रोल्स आपने हैं, तो इसका बेस्ट पार्ट ऑफ EB1A है कि पर्म नहीं अप्लाई करना पड़ता, आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए, आप अपने आप खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। You can definitely enhance your profile. You can glorify your profile. Because जो high achievers होते हैं, they are very down to earth. उनको resume में लिखने में थोड़ा hesitant होते हैं. But if you're going for this category, you glorify.
a single little minor achievement that you have achieved in your life. Another category is EB2 national interest waiver. EB1A में आपका green card, most of the time if you are coming from Pakistan, it is readily available, meaning you can get your green card right away. There's no waiting. EB2 national interest waiver is also a direct green card, but there is a waiting involved. Most of the time is between 1 year to 1.5 year or up to 2 years. And who qualifies for national interest waiver? Anyone who has a bachelor's degree plus 5 years of post-baccalaureate experience or above. So anyone, and then you have to just show that your work is in the national interest of the United States. That's all you need to show. Excellent. We will go over a lot of questions that we received. So we will go over the same question in the sequence that we received. So for all the participants, 200 of them as we see at the moment, please put your questions in the chat. We will go over in the first come first serve basis. हमने क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में रिसीव किए हैं उसी सीक्वेंस में हम उनको एड्रेस करते जाएंगे because that will make it a very process oriented and methodical. So we will start with questions all the way towards the start, or I'm going over those questions. Great. एक तो ये कि हम इन स्लाइड्स की कॉपी जो है हमारे मॉडरेटर जो है मुस्कान एंड टीम के साथ हम शेयर कर देंगे, वो आपके पास अवेलेबल होंगी तमाम स्टूडेंट्स के लिए, सो यू कैन गो ओवर, और आपके पास ये तमाम यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट्स अपने शेयर कर दिए हैं. दैट विल मेक इट वेरी इजी. तो आप लिंक्डइन के ऊपर विद इरम और माई सेल्फ यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर श्योर. वी वुड लव टू हेल्प. पहला क्वेश्चन ये है हिना अरशद की तरफ से कि OPT guaranteed for every graduating student for masters. I think some of these questions we might have got the answer क्योंकि इरम ने last 50 minutes में इतना thorough detail में हर चीज़ explain की, लेकिन still हम उनको टच करते जाएंगे जो भी questions आए हैं कि क्या OPT guaranteed है हर graduating students के लिए, masters के लिए. तो probably मास्टर्स स्टेम में है या नहीं है तो उसकी वजह से डिफरेंट. स्टेम है तो 3 years हो सकती है, अगर नॉन स्टेम है तो 1 year होगी. इरम आप इस बारे में क्या कहेंगी प्लीज? जी, OPT डेफिनेटली गारंटीड है, प्रोवाइडेड अगर आपने अपना कोर्स वर्क पूरा खत्म किया है. तो अगर आपने बीच में अबैंडन कर दिया तो फिर आप यू डोंट क्वालिफाई फॉर दैट. पर यस, आपको OPT मिल जाता है until unless there is something unanticipated circumstances that I will be unaware of. Yeah, DSO, which is the designated student official, they are unaware of. If there is no issue, then yes, it should be. It should come right after your graduation, but you have to apply for it. Nothing is automatic, so you have to apply for it though. And if you miss that deadline, that you did not apply for it, then yes, you are out of luck. बिल्कुल ठीक है. हारून हसनैन का ये क्वेश्चन है, हारून उल हसनैन का, कि व्हाट अबाउट बिजनेस स्टडीज. तो बिजनेस स्टडीज जो है वो क्योंकि स्टेम के अंडर नहीं आएंगी तो सिर्फ 1 year की OPT होगी, 3 years की नहीं होगी. इज दैट करेक्ट? नहीं होगी, नहीं होगी. अभी एज आई मेंशन बहुत कुछ चेंज हो रहा है AI की वजह से, क्योंकि एक AI साइकोलॉजी भी आ गई है. बहुत कुछ है जो उन्होंने आर्ट्स के या बिजनेस के अम्ब्रेला में डाल दिया है. आप यू कैन ऑलवेज, एज आई मेंशन, वर्क वेरी क्लोजली विद योर डेजिग्नेटेड स्टूडेंट ऑफिशियल. मेक श्योर अगर आपके ऐसा कुछ बिजनेस का कर रहे हैं जिसमें मेजर आपका AI STEM सब्जेक्ट हो, you can definitely get the business degree with major of STEM. You can still avail that STEM OPT. एक्सेलेंट. एक क्वेश्चन है अब्दुल वदूद का, वही पूछ रहे थे कि OPT after the PhD, will the same requirements apply to OPT after the PhD? क्या PhD के बाद भी उतनी ही OPT मिलती है? जी जी बिल्कुल. Again, STEM हम्म. OPT होगा तो then you will get that additional time. If it's a regular OPT, not a STEM, right, you will get only 1 year then. राइट राइट. एक्सेलेंट. जे वीज़ा के बारे में एक क्वेश्चन है कि शायद हमारी डिस्कशन में जे वीज़ा नहीं आया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे रम? So J visa basically आपको first of all when you come on a J visa, make sure आपकी जो visa जो foil आता है उसके अंदर are you subject to any condition. हम्म.
So most of the time when you come here as an exchange student or for any training purposes, which is very temporary on a J visa, if it's a subject to the condition, then you must leave the country for a year and then come back. And then you can apply for H1B. इन जनरल ऐसा होता है कि जे वीजा पे लोग आते हैं यहाँ पे उसका हम वेवर फाइल करते हैं. Once you have that waiver approved, then you can actually switch to any other visas that you, however you want. But Great. you have to make sure if you're subject to that condition or not. And if you're subject to the condition, make sure that it is waived before you do anything else. जी Otherwise, you तो leave the country, stay out of the country for a year, and then come back. जी तो क्या वेवर हो सकता है, J1 पे वेवर मिल? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है. But as जी I mentioned, हर एक को there's no 100% guarantee of everything, but definitely it is doable. We do it all the time. जी we have a question from Mohammed Hassan. Basically, after we are done with our studies, we have to get these OPT, which is valid for up to 3 years. What about after that? तो ओपीटी अगर 3 साल के लिए मिल गई और 3 साल के लिए भी स्टेम प्रोग्राम्स में मिलेगी, तो उसके बाद एहसन का क्वेश्चन है कि फिर क्या होगा? तो आई थिंक कि फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया कि क्या मैंने डिफरेंस. एक्सप्लेन कर दिया कि आपको 3 राउट्स हैं, आप तीनों राउट में कोई भी एक पिक कर लें. एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पे यू नीड अ स्पॉन्सर. बिजनेस बेस्ड you can do yourself. Third is the individual talent based. If you do qualify, you file जी for yourself. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर इकरा फातिमा हैज अ क्वेश्चन दैट वेयर डज मेडिकल फील्ड लाई इन स्टेम? तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ में does the medical field come under the STEM or no? Like, what's our take on that? Medical doesn't. It is very clear. जी Unless it comes under science. बिल्कुल. If it can come under science, then yes. जी could it be like a master's in public health or any of the? Public health, नहीं. could, that's an issue. Okay. But as I mentioned, आप अपने DSO से बात करें, designated school officials, there are certain codes that they use for each, for civis, civis जो देते हैं, जी उसमें जो इनका codes होते हैं, they only know what the code stands for what. So every subject has a code, uh, because we have a list of all the majors that we connect with the STEM OPT. So that code is very important. It could absolutely. वो code जो है वो STEM के लिए हो great, because a lot science is a very open-ended umbrella, right? So the जी way they put it STEM is science, technology, engineering, and math. जी Engineering and math is very easy to identify. जी S&T, science and technology, they have the certain codes. So always work with the university. very good. Thank you, Adam. We never knew that, but thank you. Since you're an expert in this area, because science, technology, engineering, maths, science and technology, there could be within that the the area of studies could have different codes, and people Exactly. have to plan. हमारे students इतने talented हैं iCode Guru के, और planning में उनके like it takes them a year or two or more to get into this, तो वो अच्छा plan कर सकते हैं फिर. Exactly. Great. Question from Anik Ansari that can these slides will be shared? Yes, for sure. We will share a PDF with our moderator, Muskan and team, and you will get all the slides. Great. Uh, Another question from Ahmed Nawaz, social science plus natural science or only natural science? So I think ये वही बात जो इरम आप कह रही थी कि साइंस के अंदर बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, तो मुस्कान Exactly. responded by ये आपको natural. यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा. ठीक है, सही, बिल्कुल ठीक है. Great. And how much time someone can reside outside the US on F1 visa? So you can stay outside as far as you're not missing your term. जी If you're staying outside the country is going to hinder or create that gap, then going back is always an issue. Continuity कहीं पे भी टूटेगी जी unless you have a reason and you get an official break from your university. It is very difficult to get back. वेरी गुड. I'm not saying कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन जी जिधर भी आपको इंटरप्ट हो जाएगा, गैप आ जाएगा, it's always very noticeable. राइट राइट.
Question from Zareen regarding EB to NIW program. तो I think EB to NIW के बारे में आपने डिस्कस किया है, बताया मैं एक्सप्लेन करके. Zareen, if there would So, be a follow-up. जी. so national interest waiver is basically, as I mentioned, there are आपके पास bachelor's होना चाहिए, plus post baccalaureate of 5 years of experience, which is the minimum requirement. Maximum, you anything above that is. For example, if you have a bachelor's plus 4 years of post baccalaureate experience, then that is not counted towards that. So national trust waiver is teen prongs hai, and you can always check with the case. There was a case back in, if I'm not mistaken, 2016 or something around that. I could be wrong with the year though, but the most recent case is case of Dhanashar. So जी. you may want to check that. There are three prongs: substantial merit, advanced endeavor, and then of course the national interest part. If you meet those three prongs, then you're good. I can give you the example what national interest is. National interest is something that you not only generate the business, but also create the employment also for the US citizens or the permanent residents. It's a business plan that you should have, not necessarily that you should have a business. This is unlike E2, where जी. you must have a business. You don't have to have a business, but you need to have a plan that is in the national interest of the United States of America. Excellent. That could be something which is, you are opening something that is the type of the business that you're planning is something that we need. In America, we don't have many businesses like that. And that business is going to be very helpful to the citizens of the United States in general or to the businesses. So that's what national interest waiver is, though. That's awesome. Thank you, Iram, for going in depth in NIW for Zareen. We appreciate that question. Another question we have from Momina Noor, that only students related to STEM are able to join the iCode Guru program. I will direct this question to Muskan and our team they're doing such an amazing job being moderators, Talha and everyone. In my perception, at iCode Guru, we are mostly science, technology, engineering, and math. But Muskan, if you can take that question, please. Next question we have from Fasihuddin. Can't O1 be filed by the candidate? क्या candidate O1 file कर सकते हैं? Okay, so candidate directly नहीं file कर सकता. That is not be correctly. If I say it directly, तो directly नहीं कर सकता. But yes, you can open your own business, and your business can file for your O visa because you need a sponsor for O1. जी. Sponsor आपकी अपनी company हो सकती है. You can open the company, and the company can file for your O. Yes. जी. Excellent. Question from Qasim regarding J1 type visa requirements. तो J1 को आपने explain कर दिया कि J1 के अंदर क्या वो let's अगर कोई stringent requirements होती हैं उनको waiver approach किया जा सकता है. Hamadur Rahman asks, can we make a startup in abroad during our degree tenure? डिग्री के दौरान जब वो स्टडी कर रहे हैं और वी बिलीव कि प्रॉब्ली वो F1 वीजा पे हैं उस टाइम पे, क्या वो कोई स्टार्टअप बना सकते हैं? इरम, आपका क्या ख्याल है? Once you are on OPT, then you can. OPT, yes. हाँ, OPT में आप खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, but there are some technicalities that you need to be careful when you जी. do that. So I would suggest whenever you are at that point, talk to an attorney so they can plan it for you though correctly. Right. So you're not going to put your status in jeopardy because there are some limitations. What type of a business? I mean, when I say type, means whether it's LLC, S corp. That is also another issue. What exactly you want to achieve with the startup? Do you want to use it as a tool to remain in the US, or you just want to have a startup to make money? So the discussion actually requires more time. So whenever you're ready, but precisely, yes, you can at Right. the stage of OPT. Yes. That's awesome. So Umair Rajput asked a question regarding sponsor, कि sponsor के बारे में थोड़ा सा explain कीजिए कि sponsor कौन होता, who
who are the sponsors? I think this could be regarding uh, H1B or H1B. the Yes. sponsors will be mostly the US employers. Hmm. Those are your sponsors. जी. But the business should have that position that is relevant, not only related to your degree, but the position should be related to the business also. ऐसे नहीं कि कोई भी एम्प्लॉयर यानी ऐसे नहीं हो सकता कि आप सैंडविच की शॉप और उसमें आपको कंप्यूटर साइंस का बंदा चाहिए. जी. So everything has to be related. Right, right. A question from Fasihuddin asking about, is sponsor necessary for O1? I think you answered this question Yes, already. yes, it is. It's a sponsor dependent visa. जी. Question from Qasim regarding F1 versus J1 visa difference. I think आपने इसको explain कर दिया है. Explain हो गया जी जी. जी. Next one, during our study visa, can we work for a sponsorship and apply for H1 visa during our study? Yes, yes, you can because you're not doing anything. Your employer is filing for you. जी. Remember, it's a sponsor based. Employer can file for you. Yes. Excellent. This was a question from Miraj Fatima. And the next question from Abu Huraira. Can I show that I'm a government employee and I will come back to Pakistan after masters, but the plan could be to stay in US after masters or PhD or the job? Yeah, you can always do that. Things change. As so, at the time when you apply for F visa, your intent should be temporary. If anything changes after that, that has no impact at the time when you went for the interview. But if Mm. you went to the interview with this intent that you're going to permanently stay in the US, then that's where the issue is. Right, right. A question from Ariba Abed, that how can we bring non-dependents to the US after the study, like our parents or siblings? They can apply for their own B visa. But once you become a citizen, then you can always apply for them or even a permanent resident. Great. That answers the question. Question from Ibrahim, like, is there a minimum limit for the investment amount? I think we discussed that though. Right. For E2, there's no minimum in, sorry, yeah, we did not talk about that. So for E2 visa, the minimum, I think there's no minimum. That's the first thing. Ji. What a reasonable minimum could be, based on my experience, between 60 to 70,000 and above is the reasonable amount to invest for E2 visas. Very good. So for E2 visa, like $70,000 while they're investing in their business, and so that could be a reasonable one in. A reasonable one, yes. Okay. But there's no minimum though. There's Okay. no minimum for E2, yes. Excellent. A question from Zulfikar, that can our parents accompany us while being on F1? They can come on a B visa. B1, B2 visa, which is Yes. visit visa. Visit visa, yes. They can visit you. लेकिन क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है तो लाइक वाइफ एंड Yeah, किड्स तो they're not dependent. They're not considered dependent. Only your spouse and kid considered for a dependent student visa. जी very good. Question from Amar, what could be the major reasons for visa rejections? It depends what visa we are talking about. It's a very open-ended question. Whether it's a Right. F visa, H visa, right? जी. Employment-based visa, business-based visa. There could be many reasons though, but if something, when they do the background check and something triggers, then yes, Right. that will apply on all the visas. But, whether you're applying for the, temporary visa, permanent visa, work visa, it's a very open-ended question. I think I'm जी. unable to answer that. Absolutely. And question from Miraj Fatima, what is perm and cap and right time to apply for student visa? Do we apply after getting acceptance from the university side by side? And during the study visa, can we do work like startup or just part-time work? I think multiple question she put in there, and they were addressed during the course of the presentation. So perm, cap,
कब अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा, और क्या स्टूडेंट वीज़ा के दौरान काम कर सकते हैं? तो ये उनका मेन सो क्वेश्चन। पर्म जो है वो ग्रीन कार्ड है जो एम्प्लॉयर फाइल करता है। जी आप H1B पे आपको हायर किया है, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड है आपके जॉब से, तो वो पर्म आपका ऑफिशियल है ग्रीन कार्ड। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रीन कार्ड, विच इज द जी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। उसको हम पर्म कहते हैं। पर्म जब अप्रूव सर्टिफाई हो जाता है, और पर्म बहुत लंबा है, उसके अंदर वो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जब कोई और अवेलेबल नहीं होता है, कोई फिट नहीं मिलता उनको, राइट फिट, फिर वो आपका सर्टिफिकेशन, फिर आपका पर्म फाइल करते हैं, सर्टिफाई हो जाता है, फिर वो आपका I-140 फाइल करते हैं। So the step towards is you're on a H-1B or any non-immigrant sponsor-based visa. Second step is the employer will file for your perm. Once it's certified, then you file the I-140. Once that's approved, and if the priority date is current, then you file your green card. So that's the entire life cycle of that. So ये तो perm हो गया. Cap ये होता है, as I mentioned, there cap is exempt, cap exempt. Cap के लिए the employer has to put your name in the registration. Registration में निकल आया तो आपका फिर H1B फाइल कर देते हैं। और I don't know what was the third concern about the F1. कि F1 के दौरान काम कर सकते हैं। वो आप CPT पे काम कर सकते हैं, जी OPT पे काम कर सकते हैं, STEM OPT पे काम कर सकते हैं। इसके जी अगर अगर anything that is not related to your coursework do not work, then you are जी। violating your status. तो ड्यूरिंग द F1 ड्यूरिंग स्टडी प्रोग्राम वो CPT पे काम कर सकते हैं, और CPT आफ्टर पे, द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री फिर OPT पे काम कर सकते हैं। OPT पे एंड STEM OPT पे, जी बिल्कुल। वेरी गुड। जुल्फ़िकार का ये क्वेश्चन है कि E1 की और E2 की वीज़ा फ़ी क्या होती है, और आई एम श्योर कि इरम चौधरी लॉ के अपने चार्जेस हैं फॉर गेटिंग दैट बिजनेस वीज़ा। E1 एंड E2 के बारे में हम बताइए। लोग के अटर्नी के चार्जेस होते हैं, यस। जी उसके वीजा फी अगर आपने कॉन्सुलेट में फाइल करना है, इट इज लेस। इफ यू वांट टू चेंज योर स्टेटस इन द US, then of course there is a government filing fee and all that. राइट। तो आप ये कह रही हैं इरम कि अगर कोई B1 B2 पे विजिट वीज़ा पे या F1 वीज़ा पे फ़र्ज़ किया वो ऑलरेडी US में है, और फिर जी, वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं E1 या E2 वीज़ा के E2, थ्रू, जी तो बिल्कुल। फिर इन दैट केस फिर कैसे होगा? फिर आप फाइलिंग फी, USCIS की यहाँ पे फाइलिंग फी है, ऑफ कोर्स अटर्नी फी तो होती ही है। जी Then it's going to be the filing fee of the USCIS. राइट राइट। ग्रेट, बिल्कुल सही है। और अगर हाँ, किसी को अटर्नी फी का पूछना है, they can जी probably send me a quick link जी and then I will अच्छा just let them know. जी, जी। For any queries that anyone would have, we have Iram's contact here. Call, text, WhatsApp, आप इस पे WhatsApp का मैसेज भेज सकते हैं। LinkedIn के ऊपर lot of us we are connected, आप LinkedIn पे मैसेज भेज सकते हैं। और that's how you see LinkedIn link, LinkedIn /Iram Chaudhary, ये इनका लिंक भी यहाँ पे मौजूद है। और ईमेल अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ec@iramlaw.com. We will take the next question. We have a lot of questions, a lot of interest, and we have talented students in our iCode Guru community. One question from Ibadur Rahman Talha: can we switch to NIW after F1? F1 के you बाद can. हम NIW पे जा सकते हैं? आप NIW फाइल कर सकते हैं, यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि NIW 1.5 ईयर का वेटिंग है, जी और F होता है टेम्पररी वीजा। जी So you need to get in between to give yourself a cushion, another visa that will not only cater the intent, but also will allow you to wait in the US for that time. But if you बिल्कुल want to leave the country and then keep going on with the national interest waiver, this you can. जी। तो NIW पे करंटली तकरीबन 3 से 4 साल लग रहे होते हैं। 1.5 to 2 years. 2 years। लेकिन retrogress हो जाता है, फिर थोड़ा move forward. But जी ये है इतना. जी। I'm तो talking about F1, particularly for Pakistan nationals. जी बिल्कुल। We have backlogged countries that actually take more time. राइट राइट डेफिनेटली। तो फिर F1 के बाद फिर उनको कंट्री छोड़ना पड़ जाएगा अगर तब तक उनका NIW 2 से 3 साल में अगर कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल, see, तो that's why you have to dovetail it, right? You have to एग्जैक्ट plan it. जी Because if you really want to go for national interest waiver, you can जी also apply while you're outside the country. But राइट if you're on F visa with this intent, temporary intent, and you don't have anything
to fall back on. For जी example, any other H visa or O visa or any other that you can wait. That, as I mentioned, that you can always do E1, E1, E2, and then hop on the national interest waiver. But जी you need strategy for that. absolutely. So Yes. great. As we Contact are an attorney then at that time. G, for sure. As we are moderating all the questions here, may I request everyone to put the questions in the main chat? I'm getting a lot of direct messages as well. So in that case, like keeping a way of the queue and the process would not be possible. तो हमने जो process define किया first come first serve में, अगर आप first question आपका chat में आएगा तो हम उसको first address कर पाएंगे. So rather than sending any direct messages, may I request everyone to put the question in the main chat so that we can address them. Next question we have with Zulfikar, and he's asking, can we do an online job while being on student visa? No, no. As far as the rule is that if you're on the soil of the US, you cannot do any work unless you have a work authorization. Great. Sure. Question from Hakan Ali. We need EB1A for fully funded in US. I'm sorry, what was the question? The question is regarding EB1A visa. तो उसके बारे में Mm-hmm. थोड़ा सा बता दीजिएगा, please. EB1A is an extraordinary visa, and you don't need a sponsorship. It's a direct green card. But you need to meet those criteria. Meaning you have to be extraordinary. You need to have some publications. There's a long list of that you need to meet in order to qualify for the EB1A. Right, excellent. Question from Muhammad Zishan. Is there a special package to file after the case for the student? How is the eligibility for NIW or even? तो is there a special package जो हम फाइल करते हैं NIW के लिए हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? I'm trying to make the question easy here. कि NIW की प्रिपेयर कैसे eligibility. करते हैं? जी NIW के लिए आपको डेफिनेटली बिजनेस प्लान होना चाहिए. जी आपको उसको उनको बताना होगा there is a substantial merit. We have to tell them that and everything requires proof, जी right? Substantial merit है, आपकी degrees and that is relevant for the position. You do meet a minimum requirement of bachelor's plus 5 years of post baccalaureate or masters and above experience, and there is a national interest because you need to come up with a business plan that will cater the national interest of the United States of America, and it's a very very abstract term, national interest. Um, for example, some of the doctors are like therapists, right? They are very rare. They're not rare, but we have a scarce. Anything that America doesn't have, any workforce we don't have, any technology we don't have, or any other aspect that we don't have. And if you're bringing it with your experience and the relevancy of the degree, that's national visa interest. NIW is there for. Basically, national interest waiver is America decided, the Congress decided that we are going to waive all the requirements of your sponsorship, that somebody must sponsor you, or the perm, the process of obtaining the green card, which is a very long process. We are eliminating all that जी because you are bringing something unique, which is in the interest of the United States of America, and not only unique, but something that we need here बिल्कुल that we don't have, and you're bringing it, and then you're giving businesses to employment to our people, and you're providing business opportunity to our people, so that what it is though. But it does take in kind of deep analysis. So whenever you are ready, you can always chat with an attorney though. जी जी एक और क्वेश्चन है जरीन का like being an electrical engineer and working in digital forensics and having a lot of experience for 6 years and interested in EB2 NIW program. तो क्या कोई anyone can apply for EB2 NIW while they're outside the US? Could that be a possibility? या उनको US के अंदर Yes, होना जरूरी होता है? yes, you can absolutely apply while you're outside the US, but okay, so this is what you have to be very careful. जी A lot of people, they file for national interest waiver, which is a
which is a permanent intent visa. जी So when they apply, and I have seen a lot of people, they just go ahead and file blindly. They don't strategize it, जी because when once you file national interest waiver, you're already in that with you already showing the intent that you have a permanent intent to come to the US. And then if you're going to apply for B visa or you apply for F1 visa, it will be denied, right because DS 160, which is the non-immigrant visa form, specifically asked, have you ever filed an immigrant or anybody else filed for an immigrant visa for you? And you must check yes. There's no way you can hide it. So thank you whatever you do, strategize it. Talk to an attorney before you do it, because a lot of consulting companies, they just tell you to do this, but they just don't know what's coming up next. You're actually blocking all the opportunities in the future then. बिल्कुल आप बहुत अच्छा कह रही हैं like having an expert that's why working with the right advisors and the right specialists in a particular field. For example, the way we have made this iCode Guru community, like the vision of our founder Dr. Zafar Shahid went through a process being in Silicon Valley, and that's the vision that he had, and then got together all the team. तो अब हम सब लोग उसका benefit realize कर रहे हैं और हम सब उनके mission को आगे लेके जा रहे हैं. So, so always refer to the right experts while you're planning this. Thank you, Iram. We appreciate your time a lot. We know your time is precious and the demands on your schedule. So, I will skip some of the questions which are redundant. अगर कोई questions already presentation में answer हो गए, ये recording आपके पास होगी, presentation slides का PDF आपके पास होगा, हमारे moderators के पास, मुस्कान and team, everyone. तो कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वी आर सीइंग सम ट्रेंड के some questions are being repeated while they were answered in the presentation or asked by other people. Um, okay, on-site remote job considered same like work hours. I think a question है one of the question of a participant के जब F1 के बाद जॉब कर रहे होते हैं OPT में या CPT में, so at that time we could have they can work online. Could that be a possibility? I'm sorry, but what's the question again? जी, the question is regarding कि जब वो OPT में और या CPT में जब काम कर रहे होते हैं, तो in that regard they could still work online. That could be a possibility as well. Yes, they can. As far as it's yes, they can. When you say online, whether it's an employer in the US or where's the जी, employer? right, definitely. I think that's fine. आप do you want to share your screen, Aram, or Yeah, I'm trying to get. I think I just did something wrong. okay, no problem. Let me go ahead and do that जी again. जी, for sure. Great. And another question by Nurul Iman, like major in pharmacology and passing the license exam, can that qualify for the visa that's in national interest for the country, NIW? Pharmaceutical line, could that align with NIW as well? Yes, it depends. It depends. जी, right, What exactly you're trying to achieve, and if it does qualify, then why not? Yes. right. Excellent. Any platform or website that offers jobs with visa sponsorship other than LinkedIn? So, like, there are so many multiple job sites that someone could get. लेकिन आपको जॉब एक पैथ के थ्रू जाके प्रोसेस में फिर मिलेगी. ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं iCode Guru के, वो F1 वीज़ा पे आते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं और फिर जॉब में जा रहे होते हैं. डायरेक्टली गोइंग टू अ जॉब चांसेस बहुत रिमोट हैं H1B डायरेक्टली मिलने के किसी को भी. इरम, अगर इस बारे में कुछ बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, समवन इज आस्किंग, दे आर वेरी ब्रिलियंट. आई थिंक वी वर हैविंग दिस डिस्कशन द अदर डे. समवन हु इज Yes. वेरी ब्रिलियंट, दे आर नॉट इनसाइड यूएस करंटली, डायरेक्टली H1B पे या वर्क वीजा पे जाने की चांसेस काफी रिमोट हैं आजकल, राइट? तो उसके बारे में प्लीज बताइएगा. So basically, उनका question recap करेंगे भाई. What exactly the question is that? The question is like, can someone get a job directly
while the person is not inside US. So how would you यस, address this question? H1B पे तो बहुत लोग इसी तरह ही आते हैं। आते थे, लेकिन क्योंकि अब कैप फिल हो जाती है तो अब आ नहीं सकते। नहीं, लेकिन हर साल में जब भी कैप होता है तो जी उसमें आ सकते हैं। In the meantime, if you want, as I mentioned about the H1B exempt employees. जी So if you find somebody who is an H1B exempt employer, यस then you can absolutely come. I just एब्सोल्युटली wanted to make one notation here. Therapist, अभी किसी ने pharmaceutical का बोला है, जी therapist और nurses, जी they have their separate cap. Everything is separate for them. राइट So if somebody is a therapist or a registered nurse, they are coming here. It is actually the visas are available around the year. राइट Just wanted to make one comment on that one. As far as if you're outside the US, it doesn't matter. If somebody files for your H1B, pre-registration, you are picked up in the lottery. They will process the H1B. You go to the US consulate, get it stamped, and enter the US on H1B. वेरी गुड जी। एक क्वेश्चन ये है कि F1 वीज़ा मास्टर्स के बाद अगर पहले कोई मास्टर्स के लिए आए हैं और फिर वो PhD में एनरोल होते हैं तो क्या उनका F1 वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है? Extend होता है, बिल्कुल होता है। बिल्कुल ठीक है। But provided, as I mentioned, circumstances बाकी भी होते हैं. You have to meet the other criteria of funding and tuition, and you have not violated any of any status. So बिल्कुल they do check it, and if everything goes fine, then yes, they will issue it probably. राइट राइट वेरी गुड। सो क्वेश्चन फ्रॉम जुल्फिकार, लाइक विजिट वीज़ा जो है US का, वो अगर लेना है तो उसके बारे में आप क्या कहें? मेरे ख्याल में अभी इस टाइम जिस तरह से चल रहा है सब, आप अप्लाई करेंगे जी तो साल तो आपको लग जाएगा अपॉइंटमेंट लेने में. बिल्कुल ऐसा ही है। So I don't know there is any myth behind it. जी That's the fact that you apply. जी You go for the interview, you show your ties, you show your intent temporary. If you're successful in providing them with the evidence, they will allow you. Otherwise, no. जी वेरी गुड। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि विजिट वीज़ा US के लिए 1 साल से ज़्यादा बैकलॉग है करंटली। और Yes. तो दैट्स हाउ वेरी गुड। सो क्वेश्चन फ्रॉम महबूब Ahmed, that during the studies can we work remotely for a Canadian company if we are already working with that company? So as I mentioned, आपको work visa चाहिए होता है. जी आपके पास valid work visa अगर नहीं है, आप online आप काम नहीं कर सकते. Basically, you cannot make you cannot work on the soil of the United States of America if you don't have the work authorization. बिल्कुल बिल्कुल सही है। और how to get into fully funded PhD being a student in mathematics with research in machine learning? Ikra Noreen has this question. I think a lot of our moderators in iCode Guru can answer this question because a lot of our students, I think 40 or 50 students, are already in US in iCode Guru, completing their masters and PhD, and that's what iCode Guru helps in them. Let me go over the next question. Very good. I think Osama, our moderator, answered that question. The complete process, how someone can जो कैसे कोई भी नए लोग जो आज इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं वो iCode Guru को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पूरा एक प्रोसेस है जो हमारे मॉडरेटर उसामा ने शेयर कर दिया आपसे। Omar Mazhar asking about that if we could not get a job in our STEM field after the master's or PhD due to the job uncertainty, then how can we get OPT or otherwise do we have to leave the US? Yes. So OPT तो आपको मिलेगा ही if you have completed your. If you don't find a job, then yes, as I mentioned, there's a time frame for your being unemployed. If you don't find a job, then yes, after the grace period, I think you should leave. Right, right. Very good. Or I think similar question was addressed before. If someone starts PhD after the masters, तो फिर कौन सा visa category apply होती है? PhD So के if लिए. you are, if you did the PhD and then you don't find a job, that's what the question is. The question is someone completed masters on F1 visa
फिर उसके Okay. बाद उन्होंने पीएचडी में एनरोल हुए, तो पीएचडी के लिए कौन सा वीजा होता है? आई थिंक वो भी F1 होता It's है। F1 visa ही होगा. PhD, there's no other visa for that, yes. राइट But राइट। you need to extend your I-20, as I mentioned, always stay very close to your DSO, जी and then make sure there's no gap. जी। So, a very specific question that we have from Isha Babar, by saying that if a student's F1 visa application is under administrative processing, but their PhD admission is cancelled with after multiple deferrals, then will the visa application also expire? Because the visa application is tied to a service record. Would the Right. student need to submit a new visa application with a new I-20, or is there a way to keep the existing application active? So this is a very complicated area. G. With the administrative, with the AP, the problem is that if you don't have the admission, if you don't have that program that was offered to you doesn't exist anymore, then of course there's no point of F. G. It will impact either, they will just stop working on it, or even if you are there for the interview, they will probably deny it. So your program, the offered program should exist at the time when you go for the interview, or even during the procedure, the time when they're doing the administrative processing. So I think Isha also, I remember that she already asked those questions before. I think it's Okay. a very unfortunate G. the way the administrative proceeding processing is happening. It is not only delaying but also impacting a lot of students' future, which is very unfortunate. But yes, that's the way it G. is. G. There's an interesting question from Mohammed Danish. In H-1B cap exempt category, can employment at a university as a graduate assistant serve as a basis for sponsorship? In this case, the graduate assistantship covers the tuition and provides a stipend. The employment is 20 hours per week. Okay, so so all these visas, H, O, it's a very sponsored based visas. G. So if your university is willing to file H for you, and they do qualify as an exempt employer, they can file, yes. Because Great. the H can be filed for the part-time also position. Not necessarily it must be full-time. G. Absolutely. I That hope I have answered the question. GG for sure. The criteria for O1 visa, I think आपने explain कर दिया था, like, very good. This has been answered. What's the employability rate or the scope of math graduate in the US? Dr. No Zafar Shahid, idea. our founder of iCode Guru, Dr. Zafar Shahid, answered that question. There's 100% employability rate of a person who does amazing in these areas, especially being a math grad in the US. Great. Um, Excellent. Can F2 visa holder can apply for F1 visa while being in the US? There's always a change of status, you can do it. राइट। तो F2 का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट हैं, अगर उनकी वाइफ या स्पाउस Right. और किड। Always राइट they can ओके। change, but always file a change of status. As I mentioned, nothing is automatic. You have to जी file a change of status, get an approval, and then you can be on the other status. very good. A good question from Fasihuddin. How big should be an LLC for filing O1? Can newly established business do it and have serious consideration? Yeah, the Uh, startups can always file O's because जी they're starting up and they do need. Of course, you have to show some everything. If it's valid, yes, the startups can. But definitely, some revenue, some venture capitalist. If you can show that, that's all you need, because you need to pay the salary right for O definitely visa. जी। If the B2 visa is rejected, how much will it impact us when we apply again for F1 visa? That's a question from Hassan. Yeah, it doesn't impact. It doesn't You can impact. turn it.
No, I would not say that because you can keep trying. जी, कि अगर किसी ने विजिट पे आने के लिए अप्लाई किया था और बाद में उनका स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन आई है तो इट डज नॉट इम्पैक्ट. Doesn't matter. Both are temporary intent visa, no issue. Very good. Question from Saad Sardar. I'm a law student after completing LLB. I'm going to apply for a master's in law in the universities in US for fully funded scholarship. The question is, I will be able to do a work in law in US courts as a lawyer? I think that that's a very specific question. You being an attorney at Lawyer, and what would you guide about this? Right. You have to pass the bar. Hmm. If you want to work as an attorney, you have to pass the bar. If you chose after your master's in law, you chose to work as a non-attorney position, you can do that as well. But as far as the attorney position is concerned, you must pass the bar. Very good. And that could be any state. Every state has a different bar. G. Question from Mohammed Danish ki when should we apply for OPT? क्या हम OPT apply कर सकते हैं at the start of the second year in master's program? There's a You specific have to complete it, yeah. Otherwise, you can apply for CPT, but for जी OPT, you have to graduate. Then the OPT starts. But जी yes, you have to apply it prior, within a reasonable time. And I think 6 months prior to whenever you're eligible, that's the earliest you can file. The latest could be a day before, which you do not want to wait. At least 3 to 4 months before you should apply. But OPT eligibility is that you need to graduate जी. when you apply for the OPT. Right, right. A question from Rohan that how long normally it takes if someone comes on an F1 visa and goes through the permanent residency process. For me, it took 5 years. जब मैं F1 पे आया और फिर OPT और फिर वो OPT स्टेम थी और फिर H1B फाइल हुआ फिर ग्रीन कार्ड मिला तो F1 से ग्रीन कार्ड मिलने तक 5 साल लगे और फिर 5 साल ग्रीन कार्ड के ऊपर लगे टू बिकम अ US सिटीजन सो ओवरऑल इट वाज अ 10 years जर्नी तो Yes, आई थिंक उनका क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम लगता है इस पे yes. एग्जैक्टली यही ऐसे ही है भाई जैसे आपने बताया पर डिपेंड करता है कि कौन से एम्प्लॉयर ने कितनी जल्दी फाइल किया है पर जी question from Mehboob can we apply for 2 visas at the same time it depends what visas you're talking about. जी If it's a dual intent and a temporary, then you know. If जी both are in the same under the same category, then most probably yes. But again, you need to have a chat with an attorney जी to decide or जी to make an informed decision because two visas could be any two visas. So बिल्कुल I'm not going to make a general comment on that because it may end up uh, not being the right thing to do. बिल्कुल आप सही कह रही हैं Yes, you can. Yes. जी कि अगर उन दोनों वीजास की इंटेंशन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है तो देन इट Right. विल नॉट हेल्प द एप्लीकेंट Right. फॉर एग्जांपल अगर F1 पे आने के लिए स्टूडेंट वीजा पे आने के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है और वो पैरेलल में विजिट वीजा B1 B2 भी अप्लाई कर देते हैं आप क्या कहेंगे इस बारे में वो तो कोई problem नहीं है. That जी is not a problem. F1 and B1 is not a problem. Both are temporary intent. But if you do the national interest waiver and then you apply for F1, then that's a contradictory. जी But if बिल्कुल you do EB2, which is the green card, national interest waiver, and you do EB1A, then that's perfectly fine. You can do that. जी You're राइट on H1B, and then you find an employer who would file O for you. That's perfectly fine. So intent is the main issue that you need to probably be very mindful. जी great thank you Aram thank you for your guidance for your expertise and it helps a lot in our iCode Guru community Thank you जैसे so much. My pleasure. My जी बिल्कुल pleasure. We hope you have a few more minutes so we can go over the questions. Yes, please, please. Good. A very specific question we have from Ibrahim Lake. Okay, my parents' siblings applied for US family immigration petition. And that at that time, like once included me as a child dependent, but now I'm over 21 years old while applying on F1 visa. How should I address this question in my interview since F1 requires providing a non-immigrant intent? So that's a very specific question.
So most of the time I don't answer, the client based, you Yes. know, in public. जी. Uh, so why don't you contact me? Perfect. Perfect. Let's do that. Absolutely. Absolutely. For Ibrahim, like, you have all the we have all the contact details here. Please, exact बहुत specific question हो अगर आपका हमारी iCode Guru community में, please वो query जो है वो directly address कर लें. Please, thank you. LinkedIn के ऊपर भेज दें, या WhatsApp के ऊपर मैसेज कर दें, ईमेल कर दीजिए, इरम को, जो भी आपके लिए easy है. Okay, great. Very good. I think our moderators are doing a very good job. They're answering some specific question and they're browsing through all of those. Where does bachelor's in statistics with data science field rely on OPT and STEM? तो data science जो है वो science है, science, technology, engineering, math के अंदर आता है. Very good. We got that question answered. And if there has been 7 days, but no response from graduate director, so in that case, what should I think हमारी iCode Guru team उनको help कर रही है कि how should they address recording of the session. बिल्कुल, recording of this session will be uploaded on our iCode Guru community. वहाँ आप देख सकते हैं slides, हमारे moderators के पास PDF होगा, वो आपके साथ share कर देंगे right away. What are the few reasons for rejection for F1 student visa? How can we ensure that we get the visa on time? There's no surety when it's so uncertain environment that we are living in right now. Um, जी, See, very good. of course, आपका intent is the main thing. Then the reasoning why you should be back. You know, most of the time, if you are practicing doctors or professionals, you have some commitments lined up. Your personal commitments, all that जी, stuff. Your career, you want to come back. So it's really subjective, I would say. बिल्कुल. So I mean, you can do your best. जी. Thank you, Aram. A Yes. question from Mohammed Jasim that while working outside the university during summers, that adds up to around 1 year. So how like does that happen? तो इसकी clarification एरम I think आपने already share की थी कि CPT क्या है और OPT क्या है. Right. CPT है during the program, during study CPT है, और बाद में study के बाद है OPT. तो वो Correct. तो वो जो ड्यूरिंग समर जो काम करते हैं वो सीपीटी के अंडर आता है. इज दैट करेक्ट? सीपीटी में आता है और अगर हाँ जी वो बिल्कुल सीपीटी में आएगा जस्ट बी माइंडफुल stay on I cannot emphasize enough stay in contact with your designated school officials because जो उनको पता है वो attorneys को भी नहीं पता ये जो जी. student का area है the जी. codes that you use they and the CVs जो update करते हैं जी. they they have a lot of control. ग्रेट. ग्रेट. बहुत अच्छा है. Minna's question: how can our social media, especially Instagram, affect our visa status or our visa application? So that could be. How it will affect जी. we are living in a different world now everything in जी. before you say things in a room, now you say in front of the world जी. the same impact. Right. Very good. I think our moderators are doing a very good job in moderating the questions, which are a little more broad and probably not concerning with us. Good. Excellent. Okay, great. So I think the other questions we got answered. Someone's question regarding the expense for the visa applications. I think so. Sadanis, please enter your question. Please direct your query directly. We have on the screen, we have Adam's contact number here. There's a WhatsApp, there's a LinkedIn, there's an email available. ये queries जो हैं directly, बहुत specific queries जो भी हैं वो please वहाँ पे भेज दीजिए. Manahil Jamil, a question for 8 criteria for O1 visa. Is there any lot of different criterias for O1 visa? इसके बारे में बताएगा इरम. जी जी
please. Okay, criteria hai. You have to meet not all of them, but we would like to see between 4 to 5. Even if they say 3, between 4 to 5. It's a long list though. I mean, if I can do a session on O visa, I will go through everything though. It's a fairly Ji. long criteria. Right, right. Absolutely. We have answered all the questions we had here in the chat. Let's just browse through. Someone asking, I made so many Google accounts and now I do not remember all of my accounts. Will it cause my problem for F1? So it could be, like keep a track of all the work that you are doing. I mean, I Ji, don't know how to answer that, but just absolutely. don't create so many. I don't know why you're creating. Right. Okay. A question from Farhan Babar. Given the current situation, should we proceed with filing a green card through the company, or should we move forward with OPT instead? I have 1 year left in my master's program, and the company is willing to start my green card process. Should I go ahead with that now, or complete my master's and then do OPT first? So this case needs an analysis of the Ji. timeline. Ji. Just to see by the time you get the green card, will you be eligible? What will be your non-immigrant status at that time? As I mentioned, if Ji. you're running out of your non-immigrant status, you start something that is immigrant, but you don't have enough time to stay in the US. So Ji. that requires a lot of strategy. So you need to contact me separately so we can talk further. Absolutely. Farhan Babar, please contact directly our immigration attorney at law, Iram Chaudhary, helping us. Very good. So we addressed all the questions. Thank you very much. Let me hand it off back to Muskan, our moderator, so that she can take it forward. Thank you, Iram, for joining us. Thank you Thank you, so much. My everyone. pleasure. My pleasure. Muskan, over to you, please. मैं भी सर ऐड करना चाहूँगा. आई एम डॉक्टर रिजवान. आप दोनों से मेरे कांटेक्ट है, तो थैंक यू राहिल बोदला एंड थैंक यू मैम इरम. इट्स सैटरडे मॉर्निंग. इतना टाइम देने के लिए. इट्स अबाउट 2 hours नाउ. और आपका टाइम आई वी नो इट्स इट्स वेरी प्रेशियस. सो थैंक्स फॉर टेकिंग दैट टाइम. आप हमेशा से हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही हैं. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम. आवर स्टूडेंट्स आर कॉन्टेक्टिंग यू एंड यू हैव बीन हेल्पिंग. यू आर अ ग्रेट सपोर्ट. And thank you, ma'am, for taking again time. And thank you, Rahil. Again, you are Thank not you. new to us. आपका तो Rizwan bhai, there is a great just contribution. absolutely. Thank you very much. And Rizwan bhai would love to add here. So Rizwan bhai, everyone knows Dr. Rizwan Ghaffar, how amazing, talented he is. And one of our gold medalists in Nustian, once he was in Nust, and like he was a gold medalist, like we look up to his legacy, mashallah, with Dr. Zafar Shahid, Dr. Rizwan Ghaffar, Dr. Kaleem Anwar, Amir Khan, Khalid Khokar bhai, all of them. And then like I'm honored to be part of our iCode Guru team as well. Thank you, Iram, for joining us today. Then we can conclude this Thank you webinar. so much. Yes, thank you, Iram. Dr. Zafar here. Great webinar. So Thank you, Zafar bhai. we are obliged big time. Absolutely. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Thank you. Allah So Hafiz. students will be here, me and Dr. Rizwan and Kaleem Saab. So if anybody has any other questions, so we can take some questions. Thank So you, thanks, Zafar bhai. Rahil bhai, and thanks, Iram. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. My Allah pleasure. Hafiz. Allah Hafiz. जी So स्टूडेंट अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई किसी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप हम ले सकते हैं वन बाय वन.